हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूं। ये सवाल गारंटेड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। एंड हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो एग्जाम में आपको करेक्ट आंसर्स ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए ताकि इजीली आप 100 में से 80 प्लस एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकें। Who among the following is the national coordinator for engineering courses to be launched on स्वयं प्लेटफॉर्म? तो देखिए स्टूडेंट, स्वयं प्लेटफॉर्म में जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी कोर्सेज को हैंडल करने के लिए 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज को कौन सा कोऑर्डिनेटर हैंडल करता है। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कि हर एक कोर्स के लिए एक अलग फील्ड बनाई हुई है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए कोई और डिपार्टमेंट है, कोई और कोऑर्डिनेटर है, स्कूल एजुकेशन के लिए कोई अलग कोऑर्डिनेटर है, राइट। एंड कोऑर्डिनेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है कि वो जितने भी कोर्सेज हैं उनको प्रिपेयर भी करें, उनको मैनेज भी करें और टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करते रहें। सो इंजीनियरिंग की बात की गई है, ऑप्शंस है AICTE, NCERT, NPTEL या फिर UGC। तो देखिए स्टूडेंट्स, NCERT तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, AICTE, TE का मतलब होता है यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जितने भी आपके टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। UGC रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए। तो सही आंसर है यहाँ पर नेप्टेल, दैट इज NPTEL। ये है आपका रिस्पॉन्सिबल इंजीनियरिंग के कोर्सेज को हैंडल करने के लिए इन स्वयं प्लेटफॉर्म। सभी कोऑर्डिनेटर्स की डिटेल्स आप देख सकते हो, ये फुल फॉर्म्स भी पढ़ लीजिए। एंड यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि किस तरीके के कोर्सेज को ये हैंडल करते हैं। सो नेप्टेल की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, एंड ये स्पेशली इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बनाया गया है। एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बाकी रह गया है एंड ऐसे में अगर आपकी पेपर 1 की अभी भी कोई यूनिट मिस हो चुकी है तो उसके फाइनल रिवीजन के लिए यूनिट वाइज MCQ सीरीज में लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स वैसे तो हर यूनिट में 500 क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है तो आप उस यूनिट के 100 क्वेश्चंस भी अगर पढ़ लेते हो तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आइडेंटिफाई करने में। ये क्वेश्चंस PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करके बनाए गए हैं, जिसमें दिसंबर 2023 तक के भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। आप सभी को बस गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू एंड इस रिवीजन सीरीज को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी होगी 699। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए न्यू बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी जानकारी के लिए भी आपको यही व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करना है या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है। Which of the following is included in the teaching of understanding level? So understanding level से related terms हमें ढूंढनी है। Application यानी कि जो नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को अप्लाई करना। Comparison, एक किसी टॉपिक के बारे में हमें पता है उसको अपने किसी नए टॉपिक या अपने पुराने नॉलेज के साथ कंपेयर करना। एब्स्ट्रैक्शन, जिसको अमूर्तन कहा जाता है, और एक्सप्लोरेशन यानी कि एक्सप्लोर करना, जिस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता उसके बारे में थोड़ा सा भी जब हम नॉलेज लेने लगते हैं तो उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता या थोड़ा सा नॉलेज होता है। अब ये जो बाकी के 3 टर्म्स हैं अपकमिंग एग्जाम में, इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, टर्म्स रिकॉल, रिकॉग्निशन यानी कि पहचानना, और रिटेंशन यानी कि प्रतिधारणा। रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को रिटेन करना, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना सुनने के बाद या पढ़ने के बाद। ये चीजें आती है मेमोरी लेवल में। रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है हमारे पास कंपैरिजन। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल हमें बताता है कि अगर आपके पास चीजें हैं, 2 जगह से आपने कुछ नॉलेज लिया या 2 चीजों के बारे में आपको ज्ञान है, तो आप उनके बीच में तुलना कैसे करोगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। एप्लीकेशन, जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है, और एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्तन। तो ये शुरू के 3 ऑप्शंस जो हैं ये आपके रिफ्लेक्टिव लेवल से जुड़े हुए हैं, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Next is, which of the following model is used for the development of e-content for MOOC on स्वयं? So देखिए, स्वयं के अंदर हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं।
ये 4 क्वाड्रेंट्स में एक क्वाड्रेंट ऐसा है जो हमें ई कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए पीडीएफ या फिर स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4 क्वाड्रेंट्स। देखिए बाकी के 3 क्वाड्रेंट्स क्या हैं? वीडियो लेक्चर्स, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल जिसको कि हमने ई कंटेंट अभी बोला, ओके, सेल्फ असेसमेंट जिससे कि आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, क्विजेस होते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन की आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, आपको उसके सॉल्यूशन जरूर मिलता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग CBCS। तो चलिए पहले तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए कि CBCS टीचिंग में क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो CBCS is a framework to provide choices for electives and optional to students। ये बच्चों को अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है, बट यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है तो ये तो CBCS के रिगार्ड में सही है, तो इसको हम गलत कर देंगे, ठीक है। CBCS कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ये बोल रहे हैं कि CBCS को सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम्स के जरिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ये इसके लिए गलत स्टेटमेंट है, ओके ये इसके लिए गलत स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो यहां पर देख सकते हो आप। सो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज अ डायमेंशनल टीचिंग एड। सो डायमेंशनल टीचिंग एड वो कौन सा टीचिंग एड ऐसा है जो कि किसी डायमेंशन यानी कि किसी आयामी के ऊपर काम करता है? ब्लैक बोर्ड नहीं है, डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं है, पिक्चर्स भी डायमेंशनल टीचिंग एड्स नहीं है, तो सही आंसर है मॉडल्स। एंड मॉडल्स की जब भी हम बात करते हैं तो मॉडल बेसिकली 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रियल चीज का, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का, रियल थिंग्स का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, एंड ये 3 डायमेंशन पर काम करता है, ओके। A teacher designing a lesson on cultural diversity for a college class in anthropological plans to what? So यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है। इसमें बोला है कि एक टीचर एक लेसन बना रहे हैं किस पे? सांस्कृतिक विविधताओं के ऊपर, ओके हर एक संस्कृति में जो विविधता होती है उसके ऊपर एक लेसन प्लान कर रहे हैं, स्पेशली फॉर कॉलेज के बच्चे। तो यहाँ पर क्या चीज, कौन सी स्टेटमेंट इसको सही डिफाइन कर रही है? लेक्चर ऑन मेजर कल्चरल ग्रुप एंड अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर ट्रेडिशंस, नो। एनालाइज आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स के आर्टिफैक्ट्स और उनके सिंबल्स को हमें क्या करना है? समझना है, और अपने मीनिंग में या उनको उनके मीनिंग में हमें एक्सप्लेन करना है, उनके मीनिंग को हमें एक्सप्लेन करना है। नहीं, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज अ सिमुलेशन वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर, नो। लास्ट ऑप्शन है फैसिलिटेट अ डिबेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल आइडेंटिटीज। तो ये होगा आपका सही आंसर कि अगर हमें बच्चों को सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताना है तो उनकी सांस्कृतिक पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभाव यानी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, उस वो एक टॉपिक देकर बच्चों को बोलेंगे डिस्कस करो, तो ऐसे करके वो चीजों को ज्यादा सीख पाएंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको होमवर्क दिया था CBCS की फुल फॉर्म बताने के लिए। तो CBCS होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये बच्चों को अलाउ करता है टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग: इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, स्किल ओरिएंटेड पेपर्स यानी कि जिससे आपकी स्किल डेवलप होती है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, नो। कैटलॉगिंग सर्विसेज, नो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्टूडेंट्स को ये परमिशन देता है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी, मतलब देखिए मान लीजिए आप नॉन मेडिकल रखते हो तो नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और IP आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन CBCS हमें अलाउ करता है कि आप इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आपको नॉन मेडिकल में पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, आपका मन है आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। तो ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी जो कि हमें CBCS अलाउ करता है, ओके। CBCS को UGC ने लॉन्च किया है।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में आपने पढ़ा है, उसको सीबीसी को यूजीसी ने ही लॉन्च किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ और कि बताइए सीबीसीएस को यूजीसी ने कौन से ईयर में लॉन्च किया था, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, लेवल्स ऑफ टीचिंग और उसके एग्जाम्पल्स। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ओके, सो यहाँ पर देखिए एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन कॉग्निटिव इंटरचेंज। सो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चों को गहन विचार करने के बारे में जब सिखाया जाता है तो वो कौन सा लेवल होता है, वो होता है आपके पास रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम सी को फर्स्ट से मैच करते हैं, तो सी को फर्स्ट से मैच करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मेमोरी लेवल बोलता है फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग। ये देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिकॉलिंग और रिकॉग्नाइज टर्म पढ़ी थी, ओके। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एनहांस स्कोप ऑफ सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड मीनिंग्स। दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशनशिप, उनके बीच में मीनिंग अगर समझना है तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या सेपरेट किसी वीडियो पर, सेपरेट किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, किसी यूनिट पर वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद वो यूनिट भी स्टार्ट कर दूंगी। व्हाट शुड बी द एम, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्यों होती है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या उद्देश्य है? क्या सिर्फ आपको एग्जामिनेशन के लिए पास करना मेरा उद्देश्य है? नहीं। टू डिक्टेट गुड नोट्स, आपको क्या सिर्फ अच्छे नोट्स देना? नो। प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है सिर्फ वही देना? नहीं। टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों की थिंकिंग पावर, मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखिए जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने आपको मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और टीचिंग लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 लेवल्स बहुत अच्छे से पहले पढ़ा दिए, हमने आपको इनके टर्म्स भी बता दिए। अब एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते, हमने आपकी थिंकिंग पावर बढ़ाई कि आप ये कीवर्ड याद रख लो, ये डेफिनेशन याद रख लो, तो आंसर्स इजीली आप मैच कर लोगे। तो ये बहुत जरूरी होता है थिंकिंग पावर बच्चे की बढ़ाना। विच ऑफ द फॉलोइंग sequences accurately represent Morrison stages of teaching? So Morrison ने टीचिंग के कुछ स्टेजेस बताए थे जो कुछ इस तरीके से हैं। वो बोलते हैं कि पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, रेसिटेट करते हैं यानी कि सस्वर पाठ करते हैं, उसका बोल बोल के उसको याद करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, असिमिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के अंदर भी आता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग, हमने क्या सीखा उसके बारे में सोचना। लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टीचिंग के बारे में बहुत डीप में जाकर के सोच सकते हैं या सोचते हैं। साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, देखिए एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो कर देती हूँ आपकी कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग, चिंतनशील शिक्षण जो है वो एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कि हम टीचिंग के बारे में सोचते हैं, ओके। The memory for general knowledge and facts about the world as well as memory for the rules of logic that are used to deduce others fact is known as। अब देखिए आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो, कोई फैक्ट पढ़ रहे हो देश विदेश के बारे में, वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी मेमोरी जहां पर आपके रूल्स, लॉजिक, ये सब चीजें स्टोर होती हैं, उस मेमोरी को क्या कहते हैं? टेम्परेरी तो नहीं होती हैं, है ना। सिमेंटिक, आइकॉनिक या जनरल, तो ये होती है आपकी सिमेंटिक यानी कि शब्दार्थ स्मृति। अब देखो जीके वगैरह आप पढ़ते हो, 1 टर्म में उसके आंसर्स होते हैं तो वो शब्दार्थ होते हैं, राइट। तो शब्दार्थ स्मृति, सिमेंटिक मेमोरीज को कहा जाता है। The organized bodies of information stored in memory that bias the ways new information is interpreted, stored and recalled is known as। ओके, सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है स्कीमा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला है स्मृति में यानी कि हमारी मेमोरी में संग्रहित जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है आज तक, उसका संगठित निकाय, ठीक है, उसका जो संगठित एक साथ जो उसका
हम संगठित निकाय करते हैं जो नई जानकारी की व्याख्या, नई इंफॉर्मेशन हम उससे रिलेटेड जो भी ले रहे हैं उन सबको व्याख्या उनको इंटरप्रेट करता है, उनको स्टोर करता है और उनको रिकॉल करता है, याद करने के तरीके को पूर्वाग्रहित करता है। ठीक है, याद करने के तरीके को क्या करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे को बताता है, पूर्वाग्रहित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में जो चीजें होती हैं उसको स्कीमा कहते हैं। ओके, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव। देखिए कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं क्लासरूम में, जहां पर एक्टिव भी हैं हम और इंटरएक्टिव भी हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहे हैं तो हम उनको अच्छे से सुन भी रहे हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। एट अ वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो वो कौन से टीचिंग के लेवल में होता है, तो वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है, यानी कि हम सुन भी रहे हैं, सामने वाला जो बोल रहा है उसमें रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्स टर्म इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिव लेवल। Which of the following is true about understanding level of teaching? Understanding level समझने की चीजें होती हैं, तो इसका सही आंसर है teaching is comprehend, teaching to comprehend the concept। अवधारणाओं को समझना या समझाना यहाँ पर सीखा जाता है। अब जैसे मेमोरी लेवल में आपको ABCD सिखाया जाता है, ABCD का एक्चुअल मीनिंग, उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आपको सिखाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, Which of the following describe understanding level of teaching? Systematic, step-by-step presentation of to promote retention of facts and facts presented. Okay, so इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए कि सिस्टमैटिक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप रिटेंशन टर्म मैंने क्या बताई, रिटेंशन और फैक्ट्स को रिकॉल करना होता है आपका मेमोरी लेवल, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का नहीं है। गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, ये PYQs में से स्टेटमेंट आई है एज इट इज, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के या किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स देकर उसको समझा रहे हो, तो ये बिल्कुल सही है। इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जबरदस्ती स्टोर करनी है बस इंफॉर्मेशन, ये मेमोरी लेवल में होता है। हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बताता है। ये हमें बताता है कि A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, एप्पल खाने के काम आता है, बॉल खेलने के काम आती है, तो फैक्ट्स के बारे में भी समझाता है और उनमें अगर कुछ सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं या रिलेशन है वो भी बताता है। तो B एंड D हमारे पास सही आंसर होंगे। ठीक है, पेपर 1 के फाइनल रिवीजन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स पेपर 1 के इंपॉर्टेंट PYQs, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस करते हैं। साथ ही ये ग्रुप डिस्कशन के लिए बिल्कुल ओपन है, यानी कि अगर आपके भी कोई डाउट्स है पेपर को लेकर, सिलेबस को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सभी टेलीग्राम पर जाकर इस नाम से ग्रुप को सर्च कीजिए और जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। MOOCkit is one of the projects serving currently for providing online education. It is offered by, so MOOCkit जो प्लेटफॉर्म है ये ऑफर किया गया है IIT कानपुर, बॉम्बे, IISc, IIT मद्रास। so इसका सही आंसर है IIT कानपुर। ओके, सो अगेन देखिए CBCS का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। In CBCS, ability enhancement courses are of two kinds. इसमें बोला जा रहा है कि क्षमता वृद्धि के जो पाठ्यक्रम होते हैं CBCS के अंदर, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही दो ढूंढने हैं। एबिलिटी एनहांस्ड कंपल्सरी कोर्सेज, ये बोलता है कि एबिलिटीज को, किसी पर्सन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कंपल्सरी कोर्सेज इसके अंदर है, बिल्कुल सही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। स्किल एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, स्किल्स को एनहांस करने के लिए भी कंपल्सरी कोर्सेज हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज नहीं है, स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज भी नहीं है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है ए एंड बी। ओके, वैसे तो देखिए यहाँ पर कोर्सेज सेलेक्ट करना एक बच्चे के लिए
ओपन है बिल्कुल, वो चाहे तो जो मर्जी इलेक्टिव, जो मर्जी मेन सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। बट स्किल एनहांसमेंट और एबिलिटी एनहांसमेंट के लिए जो आप एक बार कोर्स सेलेक्ट करते हो वो फिर आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। Which of the following methods are learner centered teaching methods? So learner centered जिसमें learner focused होते हैं, learner के पास स्टूडेंट के पास एक पूरा अधिकार होता है कि वो स्टूडेंट टीचर से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब टॉपिक रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। एंड जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो टीचर को बोलकर उस तरीके से पढ़ सकते हैं। सो लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो इसमें एक्टिव लर्निंग आती है कि बच्चों के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे तो वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें बच्चे एक साथ मिलजुल कर पढ़ना लिखना सीखते हैं, ये भी सही है। इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, सो इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग भी सही है लर्नर सेंटर के रिगार्ड में। पैसिव लर्निंग यहाँ पर नहीं होती है, पैसिव लर्निंग आपकी टीचर सेंट्रिक मेथड में होती है, ठीक है। तो सही आंसर है ए, बी एंड सी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। What is true about non-formal learning environment? Non-formal learning environment क्या होता है? Learning does not take place in structured way. Okay. नॉन फॉर्मल, देखिए फॉर्मल लर्निंग होती है जो स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई जाती है, नॉन फॉर्मल होती है जो आपको गेम्स के थ्रू, इनफॉर्मल भी इसको बोल सकते हैं, जो गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू बच्चों को सिखाई जाती, पोएम्स के थ्रू बच्चों को सिखाई जाती है, ठीक है। सो इसमें कहा गया है नॉन फॉर्मल के अंदर कौन कौन सा आता है। ट्रू स्टेटमेंट्स हमें देखनी है। लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर्ड वे, सो स्ट्रक्चर्ड वे में टीचिंग नहीं होती है, लर्निंग नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, एक प्लान तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, अगर बच्चों को पोएम के थ्रू भी पढ़ा रहे हैं तो वो प्लान्ड चीजें होती हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास डज नॉट एम एट सर्टिफिकेशन, इसमें सर्टिफिकेशन भी मिलता है, ट्रू बोला है तो गलत होगी ये। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, स्ट्रक्चर्ड मैनर में लर्निंग होती है, ओके। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये होती है, देखिए यहाँ पर नॉट था, यहाँ पर सही होगा ये, ठीक है। टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, उससे थोड़ा सा बाहर ये निकल के काम करती है, ऐसा बोला जा रहा है। इंटेंट्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से कुछ हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं कि आज बच्चे को हम पोएम के थ्रू या किसी भी तरीके से इनफॉर्मली ये टॉपिक सिखाएंगे, तो प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इसमें होते हैं, जो कि बिल्कुल सही। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी एंड ई ओनली, ओके। दिस सॉफ्टवेयर इज अ प्लेजरिज्म चेकर, सो आपसे पूछा गया है कि साहित्यिक चोरी को चेक करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, साउंड फोर्ज, ग्रामरली, टर्निटिन या फिर फास्ट पेंसिल। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो स्टूडेंट्स देखिए, प्लेजरिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये बताती हूँ। साहित्यिक चोरी, अब मान लीजिए कि आप लोग अपना रिसर्च कर रहे हो, अपने रिसर्च थीसिस में आपने क्या किया, कुछ टेक्स्ट वहां पर मेंशन कर दिया, कुछ रिजल्ट्स अपने थीसिस में मेंशन कर दिए, रिसर्च के फाइनल रिजल्ट्स मेंशन कर दिए, एंड आपने वहां पर क्लियरली लिख दिया कि ये रिजल्ट्स का जो भी डेटा है वो मैंने खुद रिसर्च किया है, लेकिन वो डेटा आपने कहीं से कॉपी किया है, हो सकता है आपने वो इंटरनेट की किसी वेबसाइट से कॉपी किया है, हो सकता है आपने किसी बुक से कॉपी किया है, या फिर कुछ समय पहले सेम टॉपिक पर किसी ने रिसर्च किया हो, आपने उनका डेटा यूज किया है अपने थीसिस में, अपने रिसर्च में, तो उस चीज को प्लेजरिज्म बोला जाता है, जो कि रिसर्च के फील्ड में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। एंड आपकी थीसिस में, आपके डॉक्यूमेंट्स में प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी या फिर डुप्लीकेसी है या नहीं, उसको जांचने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका नाम है टर्निटिन, ओके। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सो यहाँ पर देख सकते हो, इट इज एन ओरिजिनलिटी चेकिंग एंड प्लेजरिज्म प्रिवेंशन सर्विस दैट चेक्स योर राइटिंग फॉर सिटेशन, मिस्टेक्स और इनअप्रोप्रिएट कॉपिंग। कहीं पर अगर आप डेटा कॉपी करके एज इट इज यूज कर रहे हो तो ये बता देगा आपके जो गाइड है उनको कि किस वेबसाइट से या किस बुक से आपने डेटा कॉपी किया है, ओके।
इसके साथ ही ग्रामरली की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ग्रामरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपके सोशल मीडिया पोस्ट या फिर ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है या नहीं वो चेक करने के लिए बनाया गया है। साउंड फोर जो सॉफ्टवेयर है ये डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड फास्ट पेंसिल क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड में काम करता है, ठीक है। जैसे प्रिंटेड बुक्स, ई बुक्स को आपको अगर एक्सेस चाहिए, प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए फास्ट पेंसिल सॉफ्टवेयर बनाया गया है। सो ये देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार विजिट कर लीजिए, आप लोगों को बहुत सी जानकारी यहां से मिल जाएगी जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। The property of data such that research results apply to situations beyond the particular sample of individual items observed in a single research setting refers to as what? सिंपल से फॉर्म में इस क्वेश्चन को समझाती हूं। इसमें बोला गया है कि जो भी आपने एक डेटा कलेक्ट किया, मान लीजिए ये आपका पूरा जो पॉपुलेशन है, इसमें से आपने कुछ लोगों को एज अ सैंपल उठाया और उनका डेटा कलेक्ट किया, उन पे कुछ ट्रायल किया, उन पे कुछ रिसर्च की, और उन पर जो भी रिसर्च की वो सारी रिसर्च, उस इंडिविजुअल सैंपल पर जो रिसर्च की है वो पूरी रिसर्च का रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन पर काम आ रहा है, पूरी पॉपुलेशन पर वो फाइनल सेट बैठ रहा है। तो ये कौन सा रिसर्च की प्रॉपर्टी होती है? इंटरनल वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी या फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी। सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। जब कोरोना की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो रही थी तो सब लोगों पर ट्रायल नहीं हुए थे, कुछ कुछ सैंपल्स उठाए गए थे, जैसे कि कुछ एज ग्रुप के बच्चों को उठाया गया था, लोगों को उठाया गया था, कुछ स्पेसिफिक डिजीज वाले लोगों को उठाया गया था, जैसे शुगर जिनको है, बीपी जिनका लो या हाई रहता है, उन पर ट्रायल किए गए थे, ठीक है। लोगों की डिफरेंट डिफरेंट डाइट के लोगों पर ट्रायल किया गया था। जब ये सभी पर वो कोरोना की वैक्सीन अच्छे से काम करी, फिर उसको पूरी पॉपुलेशन पे लगाया गया। तो ये होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर अगर हम कुछ ट्रायल करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं और फिर उसको एक्चुअल सेटिंग में यूज करते हैं तो उसका सेम रिजल्ट आता है। Arrange the following steps involved in research process in correct order. So research के steps आपको बताने हैं। डेटा कलेक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च आउटकम्स है, या फिर रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज और इंटरप्रेट करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, हमेशा मैंने आपको बताया है, ये आपको देखिए स्टूडेंट्स दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले रिसर्च के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो डी सही आंसर है, तो इन दोनों ऑप्शंस को हम हटा देते हैं। उसके बाद बी या ए, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे या फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे। लिटरेचर रिव्यू क्या बोलता है कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, जिसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो, उसमें उससे रिलेटेड सेम लिटरेचर, पहले साहित्य जिसने लिखा है उसको रिव्यू करो कि कहीं जो प्रॉब्लम आपको बड़ी प्रॉब्लम लग रही है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले किसी ने दे तो नहीं दिया। तो इसीलिए रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद लिटरेचर का रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बी के बाद डी बोला गया है। देन डेटा कलेक्ट करना उस बेसिस पर, उसके बाद एनालाइज करना और डेटा को इंटरप्रेट करना कि हमने डेटा सही से समझा है, सही से डेटा का विश्लेषण और व्याख्या किया है या नहीं। Then we have reporting the research outcome. सबसे एंड में आउटपुट आउटकम्स हम देते हैं। तो ये है इसका सही सीक्वेंस। Which of the following steps in research are least vulnerable to research ethics? Okay, research ethics का मतलब होता है रिसर्च की नैतिकता। अब कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसके पूरी नैतिकता, पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ फॉलो करना जरूरी होता है। तो इसमें बोला है अनुसंधान नैतिकता के प्रति सबसे कम संवेदनशील कौन सा है। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च वेरिएबल कि किन चरों पर हम कार्य करने वाले हैं उसको फाइंड आउट करना सबसे कम संवेदनशील होता है। ओके, सो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल, सो देखिए ए हमने सही बोल दिया और यही से हमें आंसर मिल जाता है क्योंकि ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको डिफाइन करना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर नहीं आएगा, डेटा एनालिसिस प्रोसीजर भी नहीं आएगा, रिपोर्टिंग रिसर्च आउटकम्स भी नहीं आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए एंड बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। The research wherein the focus of concern is the exploration of applicability of theories to newly emerging practices and domains of knowledge is called what?
तो आपके पास 4 रिसर्च के प्रकार दिए हैं, आपको वो टाइप रिसर्च का ढूंढना है जिसका मेजर फोकस थ्योरीज की एप्लीकेबिलिटी पर रहता है। कहां पर ये थ्योरीज को अप्लाई करना है? जो भी हमारे नए उभरती प्रथाएं हैं या फिर डोमेन्स है नॉलेज के, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र हैं, वहां पर हम उनको जब अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी रिसर्च हमें मदद करती है? ऑप्शंस आर प्रैक्टिशनर्स रिसर्च, theoretical research, situational research या फिर सेकेंड लेवल रिसर्च, एज इट इज डेफिनेशन है। ओके, सो हम वन बाय वन ऑप्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिशनर्स रिसर्च। सो प्रैक्टिशनर यानी कि जो हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली वो रिसर्चर्स होते हैं जो अंडर प्रैक्टिस है, अभी किसी गाइड के अंदर वो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रैक्टिस के लिए ये अपना नया नॉलेज जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है नॉलेज जनरेट नहीं करना है, जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी देखनी है और कैसे उनको हम नए डोमेन में और उभरती प्रथाओं में इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रैक्टिशनर्स रिसर्च तो बिल्कुल गलत आंसर है। ओके, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है थियोरेटिकल रिसर्च। ये बेसिकली एक लॉजिकल एक्सप्लोरेशन होता है कि जो हमने बिलीव्स लिए थे, जो हमारी अजम्पशंस थी रिसर्च के दौरान, उनको कैसे हम यूज करेंगे सिस्टम में। तो थियोरेटिकल रिसर्च भी गलत ऑप्शन है। सिचुएशनल रिसर्च होता है जो कि कलेक्ट करता है डिफरेंट मेथड के थ्रू डेटा को, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी फोकस रखता है। एंड ये डेफिनेशन ऐसा नहीं बोल रही है, तो सही आंसर है सेकेंड लेवल रिसर्च। सो याद रखिए सेकेंड लेवल रिसर्च क्या होता है? बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग रिसर्च हमारे पास है, जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, उस रिसर्च की समरी को ये इन्वॉल्व करता है, उसके सिंथेसिस को इन्वॉल्व करता है, एंड ये प्राइमरी रिसर्च और प्राइमरी डेटा एनालिसिस के सोर्सेस को हमेशा यूज करता है, जो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एज इट इज ये क्वेश्चन बहुत बार दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है। Which of the following are remote data collection procedure? सो रिमोट डेटा कलेक्शन क्या होता है? अब आप लोगों ने रिमोट टर्म जरूर सुनी होगी, जॉब के साथ इसको रिलेट करते हैं। जैसे आपके पास दो टाइप की जॉब्स के आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, एक होती है रिमोट जॉब्स और एक होती है वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स, ठीक है। तो रिमोट जॉब यही होती है जो आप अपने घर से बैठकर कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कहीं पर भी बैठो, सिर्फ काम से मतलब है। वैसे ही रिमोट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, आपको फील्ड में कहीं डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं जाना है, ऑनलाइन आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो। तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज होते हैं? थर्ड पार्टी इंटरव्यू, ठीक है, थर्ड पार्टी इंटरव्यू के अलावा है पॉपअप्स। सो पॉपअप क्या होते हैं? तो थर्ड पार्टी इंटरव्यू तो इसके अंदर नहीं आते हैं। पॉपअप क्या होते हैं? जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो उस वेबसाइट पे भी आपको छोटे छोटे से एड्स बीच में आते हैं जो आपको हर बार कट करने पड़ते हैं। वैसी कुछ चीजों को पॉपअप्स बोल सकते हैं, जो कि डेटा कलेक्शन में आपको हेल्प कर सकता है। डेटाबेस ईमेल बिल्कुल सही है, ईमेल के जरिए भी आप लोग डेटा कलेक्शन करके अपना रिसर्च जो है वो पूरा कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग या फिर अगला ऑप्शन है पैनल डिस्कशन। ओके, सो यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल एंड पॉपअप्स, ये तीनों जो है वो सही ऑप्शन है, दैट इज बी, सी एंड डी ओनली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। Which of the following abbreviations used in footnotes and endnotes mean in the same place? Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि सेम चीज पर, सेम चीज को अगर डिफरेंट जगह पर भी आपने साइट किया है, ठीक है, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसकी एब्रीविएशन रिसर्च में क्या है? इसकी एब्रीविएशन होती है IBID। बहुत बार क्वेश्चन आया है, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। The objective of exploring the existing literature should be to identify which of the following issues. एग्जिस्टिंग लिटरेचर, ऑलरेडी जो लिटरेचर्स होते हैं, मैंने आप लोगों को स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कल हमने पढ़ा था कि लिटरेचर रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है वो किस प्रॉब्लम से बचने में आपको मदद कर सकता है? ओके, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिया, तो ये कह रहा है कि हमें लिटरेचर रिव्यू ये जानने में मदद करता है कि जिस टॉपिक पर, जिस मुद्दे पर आप रिसर्च कर रहे हो उसमें ऑलरेडी क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। What concepts and theories are relevant to this area? ये आपको एक आइडिया लेने में मदद करता है कि कौन कौन सी थियोरीज, किन किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही है।
हाउ टू गेट फंडिंग ऑफ द रिसर्च, नो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। फंडिंग के लिए हम लिटरेचर रिव्यू का इस्तेमाल नहीं करते। आई होप ये दो ऑप्शंस में से आप समझ गए हो कि लिटरेचर रिव्यू करता क्या है। What are the significant controversies in this area? Okay, कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर डोमेन में और क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सही है, ताकि आप लोगों को और आइडिया मिले आपकी रिसर्च बेहतर करने में, इसलिए क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रिसर्च में दिया जाता है। नेक्स्ट है, आर देयर एनी इनकंसिस्टेंसीज इन द फाइंडिंग्स ऑफ द एरिया? ओके, तो क्या इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है या नहीं, ये जानने में भी आपको मदद करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ए बी डी ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। लिटरेचर रिव्यू एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी होती है कि रिसर्च का जो आपका टॉपिक है उसमें पहले कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है सेम टॉपिक पर, उन्होंने क्या क्या आउटपुट्स निकाले थे, क्या क्या समरी उनकी थी। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आपको आर्टिकल, बुक्स और जो भी रेलेवेंट रिसोर्सेज है उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के, उनको एक्सेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो वैलिड रीजन बताया जा रहा है लिटरेचर रिव्यू का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। It shows the present status of knowledge in the field of research so that the significance of proposed research question is clear. Okay, तो ये आपको बता रहा है कि जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो उस फील्ड में कितना ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में आसानी हो सके। बिल्कुल सही है। देन it gives a correct context to the scope of the work proposed in the thesis. आपको यह बताता है कि जो भी आप अपनी थीसिस में काम करने वाले हो, यह थीसिस में प्रस्तावित कार्य के दायरे का सही संदर्भ देता है, आपको एक सही डायरेक्शन में जाने में मदद करता है। एब्सोल्युटली ट्रू। इट डेमोन्स्ट्रेट्स दी स्कॉलर लाइन्स ऑफ द थीसिस राइटर। नो, थीसिस लेखक की विद्वत्ता को ये प्रदर्शित बिल्कुल भी नहीं करता, ये सिर्फ आपको रिसर्च में मदद करने में जो है हेल्पफुल है। तो ए बी ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, तो देखिए दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, तो ए एंड बी मिल चुका है। इट फिल्स द मिनिमम पेज रिक्वायरमेंट। नो, पेज रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई 500 पेज का आप थीसिस बनाओ तो वो पेज पूरा करने के लिए आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली, दैट इज 1। ये रहा एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे, एंड आपका आंसर सही है या गलत वो आपको मैंने जो अभी टेलीग्राम ग्रुप बताया उस ग्रुप में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन में आपको नेक्स्ट डे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो उसको ज्वाइन भी करना है और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। क्वेश्चन बोलता है व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ओके, सो हाइपोथेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। तो ये बोल रहा है कि अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं इन हर स्टडी एंड एक्सेप्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर देते हैं, तो इसमें एक गलती जो है वो रिसर्चर ने कर दी, तो एरर का नाम क्या है? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बोथ, या फिर नीदर 1 नॉर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए और एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने बताया आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। A communication scenario in which two teachers are debating about the curriculum for the 21st century is an instance of what? सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि कम्युनिकेशन सिनेरियो की बात की है और दो टीचर्स की बात की है। दो टीचर्स या दो पर्सन जब आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है? ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लेटरल या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, इसी तरीके से अगर बोला होता कि एक स्कूल या कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं वो डिबेट कर रहे हैं तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोल सकते थे। असर्शन रीजन बेस्ड है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज एन इंडिकेटर ऑफ द टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो यहाँ पर बोला है कि अगर स्टूडेंट्स क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जैसे अगर मैं कोई एज अ टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और एज अ स्टूडेंट आप अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छे से एलैबोरेट करके चीज़ों को बता रहे हो, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो
क्लासरूम के अंदर इज एन इंडिकेटर ऑफ टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये बोला जा रहा है कि इसका मतलब है कि आपके टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने का मतलब है कि वो अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उनके वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं। तो असर्शन इज ट्रू। इसका कारण ये बोल रहा है टीचर शुड फोकस मोर ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट देन इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शंस देने से ज्यादा आप लोगों को प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन पर फोकस रखना चाहिए। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट है। तो A is true but R is false is the correct answer. Next is in which one of the following types of communication the data is pushed from a server to a client without client request. Okay. So देखो यहाँ पर बोला है कौन से टाइप का कम्युनिकेशन ऐसा है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, उसको पुश किया जाता है फ्रॉम सर्वर। ये है सर्वर। जैसे आप लोग इंटरनेट पे कोई भी डेटा यूज कर रहे हो, इंटरनेट से आप इतनी सारी चीजें एक्सेस कर रहे हो, लेकिन एज अ क्लाइंट आपने किसी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए, फाइल के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी सर्वर से, इंटरनेट से, बट वो फिर भी आपको मिल रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? पुल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पुश टेक्नोलॉजी या फिर एंशिएंट टेक्नोलॉजी। सो इसको बोला जाता है पुश टेक्नोलॉजी। जब डेटा फोर्सफुली पुश किया जाता है क्लाइंट के सिस्टम में विदाउट उनका जो रिक्वेस्ट है, तो उसको पुश टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये देखिए ये क्या है, टेक्निकल वर्ड है, इसको आईसीटी में भी फ्रेम करके पूछा जा सकता है। यूज टू डिस्क्राइब अ सर्वर सेंडिंग अ मैसेज टू द क्लाइंट विदाउट अ क्लाइंट initiating a request to a server asking for specific payload is commonly referred to as push request. So जो मैंने बताया कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट नहीं की है बट वो फाइल फिर भी उनके सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आ रही है, दैट इज कॉल्ड पुश टेक्नोलॉजी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैंने एक फ्री डिस्कशन ग्रुप ओपन किया है जहां पर रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के भी आंसर्स देती हूँ एंड कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए वो भी मिलती है। साथ में पेपर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो जरूर इस नाम से सर्च कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। A notice about the auction of a car in a newspaper is an example of। सो एग्जाम्पल फ्रेम करके क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन कहा सिर्फ यही है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल जाता है तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है? ग्रुप, डाउनवर्ड, इंटरपर्सनल या फिर मास। सो न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी एडवर्टीजमेंट आ रही है, कोई भी या फिर न्यूज़ आ रही है, तो वो होता है एग्जाम्पल। देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सब लोग क्या होते हैं इसमें डिस्कशन के लिए ओपन होते हैं। सब लोग एक टाइम पर सेंडर भी हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाले भी हैं, और सेम टाइम पे सब लोग रिसीवर भी हैं। तो ग्रुप तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक पर्सन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। न्यूज़पेपर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है जनरल पब्लिक को, एक बहुत बड़ी ऑडियंस को। सो इट इज टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। जैसे कि हम न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, भाषण इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको हमेशा बताया है। ये हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको समझ लेना, ठीक है। ये मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। इन कम्युनिकेशन अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज इज कॉल्ड व्हाट? रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज का मतलब क्या होता है? अब देखिए मैं अगर आप लोगों को कोई मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे अभी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग उसको सुन ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, वो एक बैरियर है, वो एक बाधा है, ठीक है। जब यहाँ पर रिसेप्शन की बात की गई है, संदेश ग्रहण करने की बात की गई है, तो ग्रहण कौन करेगा? सेंडर तो नहीं करेगा, वो कौन करेगा? रिसीवर करेगा, लिसनर करेगा, जैसे आप लोग अभी लिसनर्स हो, ठीक है। अगर मेरी बात आप लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंच रही, तो उसमें बाधा क्या है? आप लोगों का एटीट्यूड, आपका रवैया मेरे प्रति, आप लोगों का नॉलेज, एजुकेशन, आप लोगों की कितनी शिक्षा है, या फिर आपकी इनकम। सो इनकम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने पढ़ना है वो वैसे ही पढ़ लेंगे। तो करेक्ट आंसर है एटीट्यूड ऑफ लिसनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर वेरिएबल इन कम्युनिकेशन? नॉट पूछा है, सो इस पर ध्यान रखना है हमें। नॉट अ बैरियर वेरिएबल, ओके। कल्चर, आई कॉन्टैक्ट, क्यूरियोसिटी, नन ऑफ द अबव। सो कल्चर भी एक बैरियर है ना। एक कल्चर का व्यक्ति अगर नॉर्थ इंडियन किसी साउथ इंडियन से हिंदी में बात कर ले, तो साउथ इंडियंस उसको नहीं समझ सकते। एग्जाम्पल है, पर्सनली मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल है, ये कल्चरल वेरिएबल है। आई कांटेक्ट जरूरी नहीं है मैं आंखों से किसी को कुछ इशारा कर रही हूँ तो वो समझेंगे ही समझेंगे। क्यूरियोसिटी भी बैरियर नहीं होता, सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन बेस्ड हेयर,
टीचर्स शुड स्ट्राइव टू अवॉइड डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज। इसमें बोला है कि शिक्षकों को जटिल मुद्दों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कि मतलब कोई स्टूडेंट अगर कोई टफ क्वेश्चन लेकर आ रहा है तो एज अ टीचर ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि भाई हमें उनसे बचना चाहिए, हमें उनका जवाब नहीं देना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। ये तो गलत स्टेटमेंट है। रीजन बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड फैसिलिटेट अ मूवमेंट फॉर फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सिंपल इश्यूज टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है सिंपल, यानी कि अब देखिए कम्युनिकेशन के अगर 1-2 लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने वहां पर कितना बेसिक पढ़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो यही इसमें बोला है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में वी विल ऑलवेज कवर और एक्सप्लोर सिंप्लेक्स इश्यूज से हम कॉम्प्लेक्स पर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं इसी यूनिट को, या फिर नेक्स्ट यूनिट कौन सी चाहते हो कि मैं वेडनेसडे या थर्सडे से स्टार्ट करूं, एक बार मुझे कमेंट करके उस यूनिट का नाम बता देना ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आगे की तैयारी कर सकूं। द emergence of consumers who can control and even create media of their own, and to produce and of producers who can easily track consumer responses is made possible by what? ओके सो इसमें ना सिंपल सी बात बोल रही है, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, आप लोग कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, ये क्या कर रहे हैं, आपकी हर एक चीज को कंट्रोल भी करते हैं ऑनलाइन मीडिया में। आपके जो भी ट्रैक्स हैं, ठीक है, आपके ट्रैक्स नहीं, सॉरी, आपको भी वो ट्रैक कर सकते हैं, आपके रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब टेलीविजन में नहीं होता है, रेडियो में भी नहीं होता है, टेलीफोन में भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें किस में होती हैं, सिर्फ इंटरनेट पे होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इसको फ्रेम थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से किया गया था। ओके, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया है। एनकोडिंग डिकोडिंग एक तरफ दी है, इंटरनेशनल लिस्ट, पर्सपेक्टिव टेकिंग, डायलॉजिज्म। ओके, सो एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, एक मैसेज को अगर मैं जैसे मैसेज आप लोगों को लिए दे रही हूँ, आप लोग लिसनर हो, तो सेंडर जो है वो हमेशा एक एनकोडर होता है और वो एनकोडिंग करता है। वैसे ही सेंडर के साथ साथ रिसीवर जो होता है वो डिकोडिंग करता है, वो डिकोडर होते हैं। सो एनकोडिंग डिकोडिंग के केस में हम हमेशा क्या करते हैं, कन्विंसिंग कम्युनिकेशन होता है एज अ प्रोसेस दैट यूजेस लैंग्वेजेस। सो हियर वी कैन यूज सो मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एज पर दिस सिचुएशंस। ओके, सो इस पे हम एनकोडिंग डिकोडिंग को फ्रेम कर सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, डायरेक्ट हम लोग सही ट्रैक पर जा चुके हैं सिर्फ इसी पॉइंट से। इंटरनेशनलिस्ट होते हैं पर्पसफुल यूज ऑफ लैंग्वेज, कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर लैंग्वेज को कैसे फ्रेम कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, so here we have to find the sequence of cultural barriers in communication. So communication के cultural barriers को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहला बैरियर क्या होता है, मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि संघर्ष समाधान के तरीके, डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, नो सिमेंटिक बैरियर, की देखिए अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे की चीज़ों को आप कभी भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो सिमेंटिक सबसे पहले आएगा। तो देखिए यहीं से हमें सही ट्रैक मिल चुका है ना। सबसे पहले वी हैव सिमेंटिक बैरियर्स, देन वी हैव वर्ड कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, कल्चरल मीनिंग जो होता है, वर्ड कॉनोटेशन, कॉनोटेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू कल्चरल मीनिंग। अब मेरे कल्चर में अगर एक इस चीज का मीनिंग कुछ और है, किसी दूसरे के कल्चर में कुछ और है, तो उसको कॉनोटेशन बोला जाता है। देन वी हैव टोन डिफरेंसेस। ठीक है, बेसिक सी चीज भी अगर मैं थोड़ी रूट टोन में बोलूं तो वो एक बैरियर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको कैसे हम टॉलरेट करते हैं, उसके बीच में डिफरेंसेस की बात की गई है। देन वी हैव मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स होंगे। What are the text files with small pieces of data and are used to identify specific users and improve the web browsing experiences? Okay, so
अब देखिए, जब भी हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो उसको हम वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस का नाम दे सकते हैं, राइट? सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो टेक्स्ट फाइल का नाम आपको बताना है जो कि स्मॉल साइज की होती है, उसमें स्मॉल साइज का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, एंड दीज फाइल्स आर बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूजर्स। ठीक है, कोई भी यूजर की पहचान, कोई भी उपभोक्ता की पहचान करने के लिए इसको यूज किया जाता है, एंड ये हमारे वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शंस है कुकीज, बुकमार्क, ब्लॉग्स या फिर विकीज। सो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विकीज क्या होता है? विकिपीडिया, जैसे आपने सुना है, आप कोई भी चीज गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च करते हो, ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देती है, तो ये तो सही आंसर नहीं है। ब्लॉग क्या होता है? अब देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है व्लॉग्स, व्लॉग होते हैं जो आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं, लोग अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, बट ब्लॉग की यहाँ पर बात की जा रही है। सो ब्लॉग के अंदर आप अपना कोई भी डेटा, चाहे एजुकेशनल ब्लॉग्स हो सकते हैं, ब्यूटी ब्लॉग्स हो सकते हैं, हेल्थ ब्लॉग्स हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर बना सकते हो, तो ये भी गलत ऑप्शन है। बुकमार्क्स आपको पता होगा, ऑफलाइन जो बुक्स होती हैं, आपकी हार्ड कॉपी बुक्स होती हैं, उसमें भी हम एक कागज़ का टुकड़ा या कुछ भी चीज़ अगर बीच में फँसा देते हैं, बीच में रख देते हैं, ये बोलकर कि इस चीज़ को हम वापस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो वो बुकमार्क होते हैं। वैसे ही हमारे वेब ब्राउज़र में भी किसी पेज को अगर हम लोग सेव करना चाहते हैं बाद में, ताकि उसको इस्तेमाल आसानी से कर सकें, तो उसको हम एज़ अ बुकमार्क सेव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुकीज़, एंड कुकीज़ क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, टेक्स्ट फाइल होती है जो किसी स्पेसिफिक यूजर को आइडेंटिफाई करने में और उनके वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में मदद करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The action of sending text messages to fraudulently obtain another person's bank detail is called what? सो देखिए, फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को पता है, ऑनलाइन फ्रॉड का तो हम एंडलेस नाम यहाँ पर अभी ले सकते हैं। तो इसमें एक फ्रॉड की स्पेसिफिक बात बताई गई है कि एक ऐसा फ्रॉड जिसमें हम किसी एक पर्सन की बैंक डिटेल्स धोखे से उनसे ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं, उनके बैंक डिटेल्स लेकर उनको फ्रॉड मैसेजेस करते हैं। तो ऐसे फ्रॉड को क्या बोला जाता है? फिशिंग, फार्मिंग, स्पैमिंग या फिर स्मिशिंग। ओके, सो बैंक डिटेल्स को लेकर के जो भी फ्रॉड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑलवेज स्मिशिंग। Identify the correct order of the following major technological changes in computers based on fourth to first generation of computers. Okay, so आप लोगों के साथ बहुत बार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कंप्यूटर में 5 जनरेशंस होती हैं। हर एक जनरेशन में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है। जैसे अभी अगर हम बात करें, हम 5th जनरेशन में काम कर रहे हैं जिसमें रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से यही पूछा है कि जनरेशंस को 4th से 5th में आपने अरेंज करना है। ओके, सो सबसे पहली जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसमें यूज किए जाते थे, क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन में, तो 4th नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लोग यूज किया करते थे ट्रांजिस्टर्स, तो 3rd नंबर पे ये आ जाएगा। सॉरी, 4th जनरेशन। ठीक है, देन वी हैव थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे, और 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। हमें 4th से लेके फर्स्ट जाना है, तो ये आ जाएगा ACDB, ACDB, that is option number 3. A teacher creates a presentation to advertise the annual sports day. एनुअल स्पोर्ट्स डे है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन टीचर ने बनाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो फीचर्स दैट अलाउ नेविगेशन अराउंड अ प्रेजेंटेशन? सो सबसे पहले आता है मास्टर पेज, प्रेजेंटेशन में नेविगेशन यूज करने के लिए। ओके, सो मास्टर पेज का यूज नहीं किया जाता नेविगेशन के लिए, क्योंकि वो तो इंट्रोडक्टरी पेज होता है।
देन वी हैव हाइपरलिंक्स, बिल्कुल सही है। लिंक्स, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप वेबसाइट पर किसी पे भी विजिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट आ रहा है, जब आप उस पे क्लिक कर रहे हो तो आप किसी अलग पेज पर पहुंच जा रहे हो, तो उसको हाइपरलिंक बोला जाता है, तो ये इसमें यूज होगा। देन वी हैव एनिमेशंस, नो। हॉटस्पॉट्स का भी यूज किया जाता है फीचर्स को नेविगेट करने के लिए। एंड स्लाइड नंबर, सो स्लाइड नंबर भी गलत आंसर है, सो करेक्ट आंसर्स क्या हो गए, हाइपरलिंक्स एंड हॉटस्पॉट्स, दैट इज बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टर्म्स दी हैं, जैसे जीपीएस, इंटरनेट, ब्लूटूथ और एचटीटीपी। सो एचटीटीपी तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, राइट। देन अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम में आ सकता है जीपीएस की फुल फॉर्म। सो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, सो शॉर्ट डिस्टेंस के डेटा के लिए यूज किया जाता है ब्लूटूथ। सो हम सी को फर्स्ट से मैच करते हैं, तो देखिए ये दो ऑप्शन हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट अभी बी का फोर्थ कॉमन है दोनों में, सो बी को हम ऑलरेडी फोर्थ से मैच कर देते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि दैट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव वेब पेजेस। ठीक है, इंटरनेट पे अगर आप कोई भी डेटा फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए HTTP यूज होता है। किसी भी वेबसाइट पर अगर जाते हो ना, तो सबसे ऊपर देखो URL में आपको HTTPS इस तरीके से www.globalonline.com नजर आएगा, तो ये वो HTTP होता है। एंड करेक्ट आंसर जीपीएस का क्या हो जाएगा, अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू डिटरमाइन देयर एग्जैक्ट लोकेशन। हम सब लोग जीपीएस यूज करते हैं, है ना, लोकेशन आइडेंटिफायर होता है ये। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। Statement 1 says, all the courses through Swayam platform are interactive, prepared by the best teachers in India and are available free of cost to the learners. So Swayam की full form होती है Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Mind. ये बहुत interactive platform है जो कि बच्चों को free of cost जो डेटा है वो अवेलेबल करवाने में मदद करता है, तो बिल्कुल सही है। अभी स्वयं के साथ साथ स्वयं प्लस भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको डिग्री भी मिलेगी, ठीक है, ई डिग्री आप लोगों को इसमें मिलेगी। एंड जितने भी जॉब से रिलेटेड टेक्निकल कोर्सेज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज हैं, वो सब स्वयं प्लस के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो स्वयं में 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते थे, लेकिन स्वयं प्लस में एक और कोऑर्डिनेटर ऐड कर दिया गया है। सो टोटल 10 कोऑर्डिनेटर्स हो चुके हैं। इसको फरवरी 2024 में ही लॉन्च किया गया है। ओके, अगला स्टेटमेंट है एनसीटीई स्टूडेंट्स। सो स्वयं प्लस के भी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप उसको जरूर फॉलो कर लेना। स्टेटमेंट 2 बोलती है एनसीटीई इज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। सो एनसीटीई जो है वो टीचर एजुकेशन है। टीई का मतलब ही टीचर एजुकेशन है, जो कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Google search results return the same information to anyone who enters the same keyword। तो बोल रहे हैं कि गूगल पे अगर आप सेम कीवर्ड के जरिए चीजों को सर्च करते हो तो सबको वो हमेशा सेम ही रिजल्ट्स देता है, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, सेम रिजल्ट्स आएंगे। सर्च इंजन्स आर गैदरिंग vast amount of information about our searches and ourselves, that is absolutely true statement। सर्च इंजन्स क्या होते हैं, देखो डिफरेंसेस मैं आपको बता देती हूँ। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने गूगल क्रोम पढ़ा है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स यूज करते हैं, ये वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन है गूगल, ठीक है, याहू, ये सब सर्च इंजन है। What does the acronym SWAN stands for the context of e-governance? So SWAN का मतलब है State Wide Area Network, Social Wide Area Network, State Web Access Network या फिर Semantic Web Application Network। So SWAN से ज़्यादा हम लोग देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी LAN भी पढ़ा है, MAN भी पढ़ा है, WAN भी पढ़ा है,
राइट अगर नहीं देखी है ये वीडियोस तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया होगा, ये दो ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो गए। अब एस का मतलब है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। In India, the term public key infrastructure is used in the context of what? So, इंडिया में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक टर्म यूज की जाती है किस कॉन्टेक्स्ट में? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में इस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। इन अ सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC। अब देखो कोडिंग और डिकोडिंग का क्या मतलब होता है। इसमें बेसिकली आप लोगों के पास एक कोड दिया होता है और उसको कुछ हिडन वर्ड्स के साथ रिलेट किया होता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम लोग FIRE फायर को DGPC के नाम से लिख दें तो वही रूल को फॉलो करके शॉर्ट को हम क्या कोड दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट को क्या नाम दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ शॉर्ट, यानी कि टी को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ये एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले लेटर सीरीज में जो हमने ये टेबल्स आपके साथ शेयर किए थे वो आपको पता होने चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस वाला टेबल है और ये अगर आप लोगों को उल्टा टेबल A to Z याद रखना है तो वो है। ठीक है, सो देखो FIRE आपको सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद DGPC आपने ये लिख दिया। अब देखो F को D मान लिया गया है, F को बना दिया गया है D। सो F कहाँ है, F ये है और F को बना दिया गया है D। दूसरा क्या है, I को बना दिया गया है G। मतलब क्या हो गया, एक टर्म को छोड़कर, एक लेटर को छोड़कर दूसरे पे हम आ गए हैं। वैसे ही R को बना दिया गया है P, R को बना दिया गया है P और E को बना दिया गया है C। ये देखो E को बना दिया गया है C, यानी कि बीच में एक एक लेटर को छोड़ दिया गया है। वैसे ही SHOT शॉर्ट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो ये T है, T में हम S को छोड़ देंगे और मूव किस पे करेंगे, R पे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, T पे एक छोड़कर आ जाएगा आंसर R। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर B। वैसे ही हो सकता है कि आपसे पूरा शॉर्ट पूछा गया हो। ठीक है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। इसमें T का हमने क्या बताया, S को छोड़ के पीछे आएंगे R। सिमिलरली O में N को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा M। ठीक है, H के केस में G को छोड़ देंगे, इसका कन्वर्जन हो गया F। और S में R को छोड़कर ये आ जाएगा Q। सो अगर पूरा शॉर्ट का आपसे डिकोड किया हुआ पूछा होता तो आंसर होना था QFMR, लेकिन सिर्फ आपसे T के बारे में पूछा गया था, लास्ट लेटर के बारे में पूछा गया था, तो आंसर है यहाँ पर R। ओके, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो आगे वाले क्वेश्चंस भी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ये टेबल जो बनाया है ये याद रखना है। If tour is written in a certain code as 1 2 3 4, okay, so TOUR tour is written as 1 2 3 and 4। okay, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, ये है क्लियर। क्लियर को लिखा है 5 6 7 8 4। सो हमें ढूंढना है स्पेयर, SPARE ढूंढना नहीं है, सॉरी स्पेयर भी दिया है 9 ये गिवन है 9 0 8 4 7। सो व्हाट विल बी द फिफ्थ डिजिट ऑफ स्कल्पचर इन दी सेम कोड। सो आप लोगों से क्या पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है इसका फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि हमें P का मीनिंग यहाँ पर ढूंढना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टेबल को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। देखो इसमें कॉमन क्या है, R इसमें है, R इसमें भी है और R इसमें भी है। R का मीनिंग क्या है, सब में सेम है 4। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो E है 7, यहाँ पर भी है E7, इसका मतलब है डायरेक्टली हमें यहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो इसमें देखो क्या पूछा है हमसे, फिफ्थ डिजिट पूछा है 1 2 3 4 5, यानी कि P पूछा है। सो P का आंसर क्या है,
P रिलेट होता है 0 के साथ, सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए कुछ मिनट मुझे लग रहे हैं, इसलिए आंसर को ढूंढने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज P rose is coded as PROSE, इसको लिख देंगे PPOQE, ठीक है। तो वैसे ही हमें लाइट LIGHT, हमें क्या करना है, लाइट का करेक्ट आंसर यहां पर ढूंढना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके केस में क्या हो गया, देखो पहले वाले को एज इट इज रख दिया L, दूसरे वाले को क्या किया हमने, R और P, यहां पर देखेंगे R और P, पहले क्या गिवन है, R गिवन है, उसको हमने P बना दिया, और क्वेश्चन में I गिवन है, सो I से हम क्या बना देंगे, एक छोड़कर पीछे आ जाएंगे तो I से बना देंगे G, ठीक है। तो ये आ गया G, ठीक है। इसके साथ LG, उसके बाद थर्ड को एज इट इज रख दिया, तो G को हम एज इट इज रखेंगे। देखो QRS, ठीक है, QRS ये ऐसे है, तो H से बाद में क्या आता है, सो इस अकॉर्डिंग यहां पर अगर देखोगे तो ये आ जाएगा FGH, ऐसा होता है ना। और T लास्ट वाले को एज इट इज लिखा है, सो लास्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे तो ये आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या है, LGGFT, सो ये है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, इसमें डायरेक्टली अगर आप लोगों को देखो, अगर ये वाला I वाला कॉन्सेप्ट और H वाला कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भी फॉलो करते तो भी आप आंसर को बहुत आसानी से ढूंढ सकते थे। ओके, नेक्स्ट है, इफ समर इज कोडेड एज रनर, SUMMER, समर को अगर RUNNER रनर बोल दिया जाए तो विंटर को क्या बोला जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि विंटर को फिर आप क्या बोलोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। सो देखो, इसमें लास्ट के दो वर्ड्स सेम है और सेकंड वाला सेम है, तो इसमें सेकंड वाले को I लिख देंगे और लास्ट वाले को ER लिख देंगे, हो गया। उसके बाद PQRS ऐसे को जाएंगे, ठीक है। सो W से पहले क्या आता है, V आता है, तो V लिख देंगे, इसको भी हम पीछे की ओर जा रहे हैं। ओके, सो इससे पहले वैसे तो देखो V अगर आपने निकाल दिया तो आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर भी M और N, M N आता है, N के बाद क्या आता है, O आता है, और इसको उल्टा कर देंगे, सो इसकी जगह U आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आंसर मिल गया। वैसे सिर्फ V से ही आप करेक्ट आंसर को ढूंढ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ माइंड बिकम्स, माइंड को अगर KGLB लिखा जाता है, ARGUE, आर्ग्यू को अगर YPESC लिखा जाता है, सो डायग्राम को क्या लिखेंगे, डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए क्या होगा, देखो माइंड को KGLB लिखा है, दो स्टेप पीछे आए हैं, JKL और M आ गया, दो स्टेप पीछे आए हैं ना सब में। सो D से दो स्टेप पीछे क्या आता है, B आता है, तो इसका मतलब है ये दो हटा देंगे। उसके बाद G आ गया ऑप्शन में, उसके बाद देखो ये Y भी सब में सेम है, ठीक है। A के बाद पीछे को जाना है तो Z और Y हम वैसे मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद G से हमें पीछे की ओर जाना है, सो G से पीछे की ओर जाकर हमें मिलेगा E, देन वी हैव P, Y एंड K, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दो स्टेप पीछे गए हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपको ये वाला जो टेबल है ये पूरा याद होना चाहिए। इन केस अगर याद नहीं है और आपको लगता है कि एग्जाम में इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो,
एक बार फटाफट से लिख भी सकते हो, लेकिन पेपर में जाते ही सबसे पहले ये टेबल बनाने मत लग जाइएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। पहले पूरे क्वेश्चन पेपर में देख लेना कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और कितने आए हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना समय लगा रहे हो। In which one of the following conference of parties, that is COP, Kyoto Protocol was adopted? So इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से COP में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल क्लाइमेट मीटिंग है, इंटरनेशनल क्लाइमेट मीटिंग है जो कि हर साल होती है। ये 1995 से शुरू हुई है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो हर साल मिलती हैं और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिसीजन लेती हैं, कुछ टारगेट्स डिसाइड करती है कि हर कंट्री मिलकर कुछ अपनी जैसे कुछ हानिकारक गैसों को कंट्रोल करने में मदद करेंगे या फिर कैसे पृथ्वी को बचाया जाए अपनी अपनी कंट्री में, उसको लेकर इनिशिएटिव्स लेंगे। तो ये सब चीजें डिसाइड की जाती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर। इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी पार्टी में डिसाइड किया गया था, पहली मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में, 7वीं मीटिंग में या फिर 10वीं मीटिंग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 जो है वो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है, जिसको कि 1997 में अडॉप्ट किया गया था ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। ओके वैसे ही आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिसको बनाया गया था। अब एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, बताइए COP 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 26th मीटिंग हुई थी उसका क्या मेजर रोल था, किस लिए ये की गई थी और कौन से ईयर में की गई थी। अब ये मैंने एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया है जिसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। अगर नहीं आता आंसर तो भी मुझे बता सकते हो, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगी। Which of the following are greenhouse gases? Okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए बनाया गया है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर बेंजीन। देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखा होता है, कई बार पूरा नाम देते हैं, कई बार इसका जो केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं आई थिंक इसको, वो लिखा होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही ऑप्शन है। देन वी हैव नाइट्रोजन, नो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। मीथेन भी हमारे पास एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है जिसको सिंपली हम CFC बोलते हैं, बट बेंजीन नहीं है। ओके तो A, C एंड D दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इन तीन के अलावा और भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि एक मैंने आप लोगों को बता दिया नाइट्रस ऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है N2O। ओके उसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको HFC बोलते हैं, देन सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 और परफ्लोरोकार्बन SF6 है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि आपको नोट कर लेनी है। द पीरियड ऑफ सिंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज व्हाट? रिसेंटली ये क्वेश्चन एज इट इज आपका HP सेट में भी पूछा गया था, ठीक है। इनका पीरियड था 2015 से 2030 के बीच में, यानी कि 2015 में ये शुरू हुआ है एंड इन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक हमने इसको पूरा अचीव कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? ओके सो पेरिस एग्रीमेंट का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशन के रिडक्शन को यानी कि इसके उत्सर्जन को कम करना बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके अगला है टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगला है टू एड्रेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी नहीं है। एंड नेक्स्ट है मोर देन वन ऑफ द अबव, नो। ओके तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना। आप लोग बस इतना याद रखिए पेरिस
एक बहुत अच्छी जगह है। पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है ना? तो याद हो गया कि पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, वहां घूमने जाना चाहिए। तो ऐसे याद रख लिया कि पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको बताया कि COP 21 में 2015 में इसको शुरू किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हमेशा की तरह आप लोगों की मदद करूंगी एंड मोटिवेटेड रहूंगी। तो अगर चाहते हो कंटिन्यू रहे सेशंस, तो जरूर मुझे अपडेट कीजिए। First Earth Summit for Convention on Biological Diversity was held at जैविक विविधता पर जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट भी कहा जाता है, उसको कहां पर आयोजित किया गया था, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर पहले बता देती हूँ, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये रियो दी जेनेरियो 1992 ब्राजील में इसको कंडक्ट किया गया था। इस केस में रियो दी जेनेरियो जो है, ये एक जगह का नाम है जो कि ब्राजील में है। 1992 में अर्थ समिट को शुरू किया गया था, या अर्थ समिट 1992 में हुआ था। इसका नाम रियो समिट भी है। इसका नाम रियो समिट भी है। ये एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था एंड इसका एक और नाम है जो कि है एजेंडा 21। तो कुछ भी नाम हो, चाहे अर्थ समिट हो, चाहे रियो समिट हो, चाहे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब एक ही चीजें हैं। Disaster Management Plan was launched by Ministry of Home Affairs in Disaster Management Plan किया गया था 2016 में शुरू। What are the correct order of global warming potential of following atmospheric chemical species? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर इसका क्या है, सही क्रम में इनको हमें अरेंज करने के लिए कहा गया है। ओके, तो ऑप्शंस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दैट इज सी। तो देखिए सी से यहाँ पर एक ही ऑप्शन शुरू होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे होगा CO2, ठीक है, N2O, इस तरीके से लिखना है ये CH4। ओके, इसके बाद आता है मीथेन, देन वी हैव नाइट्रस ऑक्साइड और सबसे एंड में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements are true about International Solar Alliance? तो International Solar Alliance जो है, ये आपका COP26 के नाम से जाना जाता है, जिसको सन 2015 में शुरू किया गया था। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सही स्टेटमेंट्स पूछी हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि 2015 में शुरू किया गया था, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी देखिए ए गलत है, तो ये दो ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज देयर, बिल्कुल सही है, भारत इसमें संस्थापक देशों में से एक है। इट्स हेडक्वार्टर आर इन जेनेवा, बिल्कुल सही है ये भी। सॉरी, ये नहीं है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स के गनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली 2023 वाले एग्जाम में एज इट इज आया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हरियाणा में आपका इंडिया में है, ठीक है। जनवरी 2016 में ये हेडक्वार्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया था एंड 2015 में इस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। ओके, इट वाज साइंड बाय ओवर 100 कंट्रीज। तो देखो सी भी गलत है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसका मतलब है ऑप्शन 4 ही सही होगा। इट वाज साइंड बाय ओवर 100 कंट्रीज, बिल्कुल सही है। मोस्टली सनशाइन कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ दिस अलायंस, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नोट कर लीजिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट किससे जुड़ा है। अभी मैंने बताया पेरिस का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, तो ए को हमने 4th से मैच कर दिया, ये दो ऑप्शंस हो गए गलत, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी पढ़ा था। क्योटो प्रोटोकॉल आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से जुड़ा है, ये आ गया आपका 3rd, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रियो समिट, Human Environment and Montreal Protocol is related to ozone layer and Montreal Protocol को 1987 में बनाया गया था, राइट। सबकी ईयर
इनका मेन थीम क्या थी, कौन से साल से ये शुरू हो रहे हैं, एंड अभी इनका क्या टारगेट चल रहा है, सब याद होना चाहिए। अगर नहीं पता तो उस पर थ्योरी सेशंस भी मैं लेकर आऊंगी, बस मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए कि प्रोटोकॉल्स पे थ्योरी सेशन आपको चाहिए। Which of the following is the one of the 6 pollutants under Kyoto Protocol regulation? So Kyoto Protocol regulation के अंदर आपका पर फ्लोरोकार्बन आता है। मैंने आपको बताया क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस। 6 ग्रीन हाउस गैसेस भी हमने पढ़ ली थी, एंड उसमें क्लोरीन भी नहीं था, फोस्जीन भी नहीं था, कार्बन मोनोक्साइड भी नहीं था, बस पर फ्लोरोकार्बन था। तो यही चीज इस क्वेश्चन में पूछी है। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा था तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेस एम्फेसाइज ऑन व्हाट, यानी कि ये पॉलिसी किस चीज पर ज्यादा जोर डालती है। सो देखिए 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, जिसका मेन काम यही था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, सभी को एक अच्छी एजुकेशन दी जाए, और कैसे हमारे इंडिया में एक एजुकेशन लेवल को एक लेवल अप ले जाया जाए, ये सब चीजें हमें एनईपी 2020 में बताई गई हैं। सो ऑप्शंस हैं, लर्निंग फॉर एग्जाम्स, क्या ये पॉलिसी बच्चों को बोलती है कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़िए? नहीं। रोट लर्निंग, यानी कि रट्टा मारना सिखाती है। अब देखो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं बनाएगी ना जो बच्चों को रट्टा मारना सिखा रही हो, तो ये भी गलत है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, यानी कि बच्चों को अभ्यास करवाना, और ड्रिल का मतलब यहाँ पर है कि जबरदस्ती रट्टा मारकर बच्चों के दिमाग में किसी बात को सेट कर देना, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है। सो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक या जिस भी फील्ड में स्टूडेंट कुछ पढ़ रहा है, उस चीज की उनको अच्छे से समझ होनी चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, अच्छे से समझ होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या फायदा है, कहाँ, कब और कैसे इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन सम पिलर्स, हाउ मेनी पिलर्स डज इट हैव? सो देखिए इसमें कुछ स्तंभ होते हैं, जिन स्तंभों के आधार पर ये कार्य करता है। सो एनईपी 2020 में टोटल होते हैं कितने स्तंभ? 5 स्तंभ, जिसके नाम भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला इसका पिलर है एसएस। एसएस का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी लोकेशन से हो, किसी भी जेंडर से हो, आप यहाँ पर बराबर लेवल का आपको अधिकार है। इजीली आप कहीं पर भी बैठ करके एनईपी 2020 से कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हो, या फिर इसमें जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन सर्विसेज दी जाती हैं उसका भी फायदा उठा सकते हो। दूसरा है इक्विटी। एसेस का मतलब होता है पहुंच। ठीक है, इक्विटी हमें बोलती है कि हर एक स्टूडेंट जो भी एनईपी 2020 के अंडर आता है उसको इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर उसकी मदद की जाएगी। उनको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी है, तो एनईपी कहता है कि उनका जरूर हम मदद करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी। इसमें हमेशा क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, जो कि एक स्टूडेंट को एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ ये भी बताती है कि जो आप पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में कहाँ पर आपके काम आएगा। चौथे नंबर पर आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी हमें कहता है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे कोई स्टूडेंट गरीब परिवार से है तो ज्यादा महंगी एजुकेशन नहीं ले सकते, तो इसीलिए एनईपी 2020 कहता है कि ये सबके लिए अफोर्डेबल है, कोई भी इसमें कोर्सेज को इजीली फॉलो कर सकता है। स्पेशली ये जो फ्री एजुकेशन है वो 3 से 18 साल तक के बच्चों को दी जाती है। एंड पांचवा पिलर है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हमें बोलता है कि एक स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए कोई भी जो प्रोसीजर और पॉलिसीज होती है ये उन सबको फॉलो करता है, और जितने भी इम्प्रूवमेंट्स की अगर समय के साथ साथ जरूरत पड़ती है तो उन इम्प्रूवमेंट्स को भी ये अच्छे से फॉलो करेगा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो ये 5 पिलर्स हैं जिनके नाम एग्जाम में जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑन एनईपी प्रायोरिटीज? सो नॉट एन इनिशिएटिव बोला है। सो एनईपी की कुछ प्रायोरिटीज हैं, इन्होंने अपनी कुछ प्राथमिकताओं को अरेंज किया था। इसमें से कौन सी एनईपी की प्राथमिकता नहीं है? निपुण भारत, विद्या प्रवेश, नीति आयोग, या फिर बाल वाटिका? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निपुण भारत में निपुण का फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। ओके, सो ये आपके एनईपी 2020 की प्रायोरिटी में आता है। इसके बाद है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश भी एनईपी 2020 के रूल्स को ही फॉलो करता है। एंड देन वी हैव नीति आयोग। नीति आयोग में नीति आयोग जो है ये किसी भी तरीके से एनईपी 2020 को फॉलो नहीं करता। ये एक एपेक्स एंड एडवाइजरी नॉन स्टैट्यूटरी पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, नीति आयोग पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि ये एक थिंक टैंक है जो कि एनईपी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता। एंड लास्ट है आपके पास बाल वाटिका। बाल वाटिका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ग्रेड 1 से लेकर के उससे पहले के जो बच्चे होते हैं, क्लास फर्स्ट से छोटे बच्चे जो होते हैं, उन सब के रीडिंग, राइटिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रेकमेंड्स व्हाट। सो ये किस चीज पर फोकस करता है? ये फोकस करता है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषीयता में। इसमें बहुभाषीयता का मतलब ये होता है कि आप लोगों की जो मदर टंग है, ये कहते हैं कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपकी मदर टंग को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों को चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हो, सो एनईपी 2020 बोलता है कि 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं, एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स को उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। ओके, सो ये मल्टी लिंगुअलिज्म होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। सो इसमें कहा है कि एनईपी 2020 में ऐसी कौन सी वो चीज नहीं है जो कि प्रमोट नहीं की जाती, जो कि एनईपी 2020 के द्वारा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। ओके, विकलांग छात्रों से रिलेटेड एनईपी किन चीजों पर ध्यान नहीं देता, बस ये इसमें पूछा है। ऑप्शंस है अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, one on one teachers and tutors, compulsory special education and suitable technological interventions। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एनईपी कभी भी नहीं बोलता कि विकलांग बच्चों को कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन दी जाए। इनको यही होता है कि एक विकलांग बच्चे पर एक टीचर प्रोवाइड करवाया जाए, एक ट्यूटर प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग पर ये फोकस करता है, यानी कि बच्चे आपस में ही बातचीत के थ्रू, गेम्स के थ्रू सीखें। ऐसा नहीं है कि इनको कोई स्पेशल एजुकेशन अलग से दी जाए और इनको कुछ अलग फील करवाया जाए। ये चीजें एनईपी में लिखी गई हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई। सो ईसीसीई का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes pedagogical shift from what to what। सो देखिए एनईपी 2020 कौन सी चीज से किस दूसरी चीज पर शिफ्ट हो गया है पेडागोजिकली। सो ऑप्शंस है कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म, यानी कि रचनावाद से आचरण पर, रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये हमने अभी पढ़ा था कि रट्टा मारते थे पहले, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट लर्निंग पर ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सो अभी हमने देखा था कि ड्रिल वाला काम तो बिल्कुल भी एनईपी जो है वो नहीं मानता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन करना या सीखने का मूल्यांकन करना। सो आप लोगों को अब तक आंसर मिल चुका होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये बोलता है कि पहले जो रट्टा मारकर बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जाता था वो चीज अब नहीं होगी। स्पेशली हिस्ट्री के जो टीचर्स रहते थे, मैक्सिमम टाइम्स हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाई जाती थी। अभी कहा है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करवाना है। ओके, अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस व्हाट। सो ये क्या क्या चीजों का प्रस्ताव देती है? रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, ये बोलती है कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ी सी सिलेबस कम कर दिया जाए थोड़ा सा, ताकि बच्चों को थोड़ा हल्का हो जाए। तो ये भी बोलती है कि थोड़ा चाहे कम सिलेबस हो, रिडक्शन हो जाए उनके कंटेंट में, लेकिन अच्छा कंटेंट हो। दूसरी चीज आ जाती है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, यानी कि स्टूडेंट्स को किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही।
तीसरा है एम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चौथा ऑप्शन बोलता है एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ानी चाहिए, बच्चों को गेम्स के थ्रू, ठीक है, पजल्स के थ्रू चीजें सिखाई जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़े और क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी एनहांस हो। सो करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है एज पर एनईपी 2020 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज विल बी द मेंबर ऑफ दी फॉलोइंग। सो ये किसके मेंबर होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सो ये पूछा गया है, आंसर ऑप्शंस है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल या फिर जनरल एजुकेशन काउंसिल। सो जब भी हम एनईपी की बात करते हैं तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्टली जा सकते हो जनरल एजुकेशन काउंसिल पे। बस ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए बोला है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, ठीक है, यानी कि एनईपी 2020 बोलता है कि स्टूडेंट्स के करिकुलम, उनकी चीजों पर ध्यान देने के साथ साथ हमें टीचर्स पर भी ध्यान देना है कि टीचर में भी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसे वो बच्चों को समझा रहे हैं, कैसे वो हर चीज को एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहे हैं। सो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज जो है, ठीक है, दैट विल बी द मेंबर ऑफ विच काउंसिल। सो ये होते हैं जनरल एजुकेशन काउंसिल के मेंबर। ये एक नई काउंसिल है जो कि एनईपी 2020 के साथ ही बनाई गई है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 to 5 विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। 5 + 3 + 3 + 4, इस वाली पॉलिसी को एनईपी 2020 फॉलो करता है, जिसमें कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपने जितने भी साल होते हैं +2 तक उनको डिवाइड कर दिया गया है इस फील्ड में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए क्लास 1 से लेकर 4 जो है वो कौन से स्टेज में आता है। तो ये आपका प्रेपरेटरी, मिडल या फाउंडेशनल स्टेज आता है। तो देखिए उससे पहले मैं आपको एक ही चीज क्लियर कर देती हूँ, वैसे तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि 5 + 3 + 3 + 4 क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये वाले स्टेजेस को भी आप अच्छे से समझ जाओगे। इसमें जो 5 है, इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके फाउंडेशन स्टेज को यहाँ पर बिल्ड करना है अच्छे से। ओके, इसके बाद जो 3 बोलता है, 3 का मतलब है कि प्रेपरेटरी स्टेज है ये। नेक्स्ट इज 3, ये ईयर्स है, 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल, ठीक है। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है, यहाँ पर बस मैं आपको फटाफट से बता रही हूँ। अगला जो 3 ईयर है वो है आप लोगों का मिडल स्टेज, और बाकी का जो 4 है वो है आप लोगों का सेकेंडरी स्टेज। सो इस अकॉर्डिंग एनईपी 2020 के हिसाब से हर एक चीज को डिवाइड किया गया है। ओके, सो इसमें कहा है, हमसे पूछा है क्लास 1 से लेकर के 4। सो क्लास 1 से लेकर के 4 तक होता है आपका प्रेपरेटरी एंड फाउंडेशनल स्टेज। प्रेपरेटरी एंड फाउंडेशनल स्टेज। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूसा। हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए रूसा नाम की एक स्कीम 2013 में लॉन्च की गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेट और सेट एग्जाम के लिए। सो सबसे पहले रूसा की फुल फॉर्म जानते हैं। रूसा स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके, सो ये है इसकी फुल फॉर्म जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था एमएचआरडी के द्वारा। एमएचआरडी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडिया में बनाया गया है। लेकिन अब अगर आप लोगों को लेटेस्ट डेटा के बारे में पता होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि एमएचआरडी का नया नाम रख दिया गया है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। सो यहाँ पर रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान होता है, जिसको 2013 में एमएचआरडी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बेसिकली जितने भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी ओवरऑल एजुकेशन जो है, एजुकेशन की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के एग्जामिनेशन सिस्टम को सेटअप करने के लिए, उनकी एकेडमिक्स और एफिलिएशन उनको देने के लिए रूसा को बनाया गया था।
इसके ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं। टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही है, हर एक स्टेट पे ये अलग अलग लेवल पर काम करता है एंड उसकी ओवरऑल क्वालिटी के लिए इसको बनाया गया है। सेकेंड ऑप्शन इज टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, कि एक बेस्ट लेवल की फैकल्टी होनी चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में, एक क्वालिफाइड टीचर्स का वहां पर स्टाफ होना चाहिए, ये भी इंश्योर करता है रूसा, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। सो जितने भी हमारे मौजूदा ऑलरेडी अवेलेबल स्वायत्त कॉलेजेस हैं, उन सभी को अपग्रेड करना, उनको एक लेवल अप लेकर जाना भी रूसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है टू डाउनग्रेड। अब देखो किसी भी यूनिवर्सिटी को डाउनग्रेड करने के लिए तो इंस्टीट्यूशन या कोई भी अभियान नहीं चलाया जाएगा, तो इसीलिए ये है गलत ऑप्शन। करेक्ट आंसर है ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से आप लोग इजीली ढूंढ सकते थे आंसर्स को, क्योंकि देखो बेसिक सा लॉजिक है, कोई भी अभियान या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी नहीं होगी जो यूनिवर्सिटीज को डाउनग्रेड करेगी। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो आपने पढ़ा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर एक स्टेट की अपनी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके क्या क्या रिलेटेड स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आता है? बेसिक सी चीज है कि ये बिल्कुल इस पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर आता है। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट उसमें विजिटर के रूप में कभी भी आ सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन इज द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव। अब देखो किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर आप टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए चाहते हो तो उसकी अलग चीज होती है, लेकिन कुछ कमेटीज भी होती है ना जो कि डिसीजन मेकिंग कमेटीज होती हैं, उस कमेटी के लिए किसी भी पर्सन को नॉमिनेट करना या उनको वहां से हटा देना, क्या ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है? बिल्कुल होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर्ट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। Next question is, which of the following core values among the institution of higher education are promoted by NAC? So NAC की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आती है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। अब देखो यहीं से शुरू करते हैं, NAC की फुल फॉर्म आपको बता दी। नेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी को असेसमेंट देना। कई यूनिवर्सिटीज के सेंट्रल बोर्ड में ही आपने देखा होगा अक्रेडिट बाय नैक ए प्लस प्लस, कईयों में ए प्लस, तो ये जो क्रेडिट दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज को वो नैक देता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताती है। ओके, एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। नेशनल डेवलपमेंट के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उनके लिए भी नैक रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन में यही कहा है, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी अमंग द स्टूडेंट्स। सो जितनी भी ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज होती हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को अलर्ट करना, बताना भी नैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसमें कहा गया है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। इनकल इनकलकेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बिल्कुल सही। प्रोमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड इनका कोई भी रोल नहीं होता, लेकिन इसी से मिलता जुलता काम नैक करता है, वो ये है कि प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए बेस्ट लेवल पर, ये बताया जाता है। ओके, सो इसीलिए करेक्ट आंसर है ए, बी एंड सी ओनली।
Next question is which of the following statements are correct with respect to नीति आयोग? So again यहाँ पर एक full form आ गई नीति आयोग. So नीति का क्या मतलब होता है? नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको नीति आयोग कहा जाता है. एंड 1 जनवरी 2015 से यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको बनाया गया था. इससे पहले एक आयोग होता था जिसको कि प्लानिंग कमीशन यानी कि प्लानिंग आयोग कहा जाता था. 1950 से प्लानिंग आयोग काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही नीति आयोग बनाया गया, ये बनाया ही गया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए. अब यहाँ पर कहा है कि इसके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या क्या है. क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो दोनों में से एक ही चीज होगी एक बारी में. ठीक है. सो नीति आयोग इज नॉट, it is neither a constitutional body nor a statutory body. ओके ये क्या है? ये है प्रीमियम पॉलिसी, जिसको कि थिंक टैंक का नाम भी दिया गया है. ठीक है. सो करेक्ट आंसर है सी एंड डी ओनली. ये थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एडवाइजरी बॉडी ये है जो कि सिर्फ प्लान्स बनाकर आगे फॉलो कर देती है, खुद वो इस पे काम नहीं करती. अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर ही नीति आयोग बनाया गया, काम वही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है. तो प्लानिंग कमीशन यानी कि ये सिर्फ प्लान करेगा, एक्ट नहीं करेगा, एक्ट कोई और करेगा. वैसे नीति आयोग भी काम करता है कि ये प्लान बनाकर छोड़ देते हैं, आगे एक्ट फिर कोई और करते हैं. नेक्स्ट इज under Goal 2 of Millennium Development Goals, United Nations member countries were to ensure that by 2015, children everywhere, boys and girls, would be able to complete a full course of primary education. ठीक है. So मिलेनियम, एक चलो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि बताइए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का सेकंड गोल का क्या नाम है. मैंने आपको बताया था एमडीजी और एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके जो भी गोल्स हैं ये आपको पढ़कर जाने हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं. ट्रिक्स भी मैंने बताई है. तो बताइए, होमवर्क क्वेश्चन है एमडीजी का सेकंड गोल कौन सा है? नहीं पता तो भी मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी उसके वीडियोस का. Next is which of the following ICT initiatives of MHRD deal with e-governance for institutions and universities? So correct answer here is Samarth. समर्थ भी MHRD के द्वारा बनाया गया है. इसका नाम अभी चेंज हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके. नेक्स्ट इज मूडल स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो मूडल क्या है? मूडल की फुल फॉर्म पूछी गई है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट. ठीक है. सो ये होता है मूडल. It was designed to provide educators, administrators, students with an open, robust, secure and free platform to create and deliver personalized learning environment. Student, teacher, जितने भी staff members होते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि वो यूजर फ्रेंडली तरीके से एलएमएस को फॉलो करके यूजर फ्रेंडली तरीके से अच्छी एजुकेशन ले सके. एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहे हैं. Next question is which of the following are regulatory bodies within the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development in the central government? So आंसर पर जाते हैं. AICTE, DEC एंड ICSSR. ओके. सो सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये इसका आंसर नहीं है. AICTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. DEC मतलब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल. एंड ICSSR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च. एक और टर्म आती है NUEPA. ठीक है. ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रोल ऑफ UGC in higher education is to provide funds to universities. महाराष्ट्र सेट है,
जेके सेट है या कोई भी सेट एग्जाम है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बेसिकली यूजीसी जो है, जैसे आपका एग्जाम नेट एग्जाम का नाम आपने सुना होगा, एनटीए यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ये कमीशन बनाया गया है, जिसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज को ये फंड्स प्रोवाइड करवा सके, यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन भी देता है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो होते हैं बेस्ट एजुकेशन के, उसको भी ये फ्रेम आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Next question is the first open university was established in the year. So first open university establish की गई थी 1982 में, ठीक है। ओपन फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में एस्टैब्लिश की गई थी, एंड इसका नाम क्या था, कहाँ पर की गई थी, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में की गई थी, एंड इसका नाम था BRAOU, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी 1987 में की गई थी, जो कि कोटा राजस्थान में थी। इसका नाम है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। इस तरीके से बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं। सो इसी के साथ फिर आज के सेशन को एंड करते हैं। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जरूर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the very best.